हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन से जुड़े हुए हम जो स्टैटिक हैं उसे भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पूरे विश्व भर में 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, 4 मई याद रखेगा। इसके अलावा 1 मई को क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, 2 मई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड लाफ्टर डे और वर्ल्ड ट्यूना डे, ये 2 मनाए गए हैं। और 3 मई को क्या मनाया गया है, 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और अब 4 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो इस दिन की शुरुआत हुई थी 1999 में। 1999 में इसे सबसे पहली बार मनाया गया था और ये दिन मनाया जाता है फायर फाइटर्स को सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो समाज को और सोसाइटी को और कम्युनिटी को जो सुरक्षित रखने में फायर फाइटर्स अपने जान की बाजी लगा देते हैं, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो एक्चुअली में 2 दिसंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर में वहाँ पे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे 5 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी थी और उसी के बाद 1999 में इस दिन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एज द फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स अंडर द गोपाबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना। किस राज्य ने गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्यरत पत्रकार को सीमावर्ती कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। तभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो वहाँ पे फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स डिक्लेयर किया है। तो इससे होगा क्या, इससे लगभग 6500 जर्नलिस्ट को वहाँ पे इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा उड़ीसा के अंदर में। तो ये जो स्कीम है गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उड़ीसा में 2018 में लॉन्च की गई थी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ये शुरू की गई थी वहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है इस योजना के अंदर में। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इन तीनों राज्यों ने भी जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर डिक्लेयर किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना के अंडर में किसने किया है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। तो ये जो स्कीम है गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम दिया गया है गोपाल बंधु दास जी के ऊपर, जो कि उड़ीसा के पूर्व रिफॉर्मर रह चुके हैं, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और उसके साथ ही पोएट भी रह चुके हैं उड़ीसा के। ठीक है, इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च की थी, सत्यवादी मैगजीन का नाम भी याद रखिएगा, इन्हीं के नाम के ऊपर स्कीम लॉन्च की गई है। बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड पर्वत धारा योजना टू रिजुविनेट वाटर सोर्सेस। किस राज्य ने जल स्रोतों के कायाकल्प सुधारने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सोर्सेस हैं उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनकी कायाकल्प सुधारने के लिए वहाँ पे पर्वत धारा योजना शुरू की है। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रेन वाटर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करके रखना, उसको स्टोर करके रखना ताकि लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए जो अंडरग्राउंड लेयर होती है जो कि वाटर को स्टोर करके रखती है, जिसका नाम है एक्वीफर। ठीक है, तो एक्वीफर को वहाँ पे सुधारा जाएगा, उसे रिवाइव और रिचार्ज किया जाएगा। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ये 10 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की जाएगी और इसका आउटले है 20 करोड़, यानी लागत है 20 करोड़ की। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, समर कैपिटल है शिमला जबकि विंटर कैपिटल है धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में त्रिपुरारी शरण, ठीक है, त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में। तो जो बिहार के प्रेजेंट में चीफ सेक्रेटरी थे अरुण कुमार सिंह जी, ये इनकी मृत्यु हो गई कोविड के कारण, तो इनकी जगह अब त्रिपुरी शरण को नियुक्त किया गया है बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में और इनका कार्यकाल अभी होगा 2 महीनों का, 2 मंथ के लिए नियुक्त किए गए हैं ये। और त्रिपुरारी शरण जो हैं ये प्रेजेंट में रेवेन्यू काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे, वहाँ नियुक्त थे और अब इनकी जगह रेवेन्यू काउंसिल के चेयरमैन होंगे संजीव कुमार सिन्हा। ठीक है, और जो विनी महाजन हैं ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं बिहार की। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीसी पंत यानी कि प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को नियुक्त किया गया है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में। ठीक है, तो ये पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और जो इनका अपॉइंटमेंट है इसको ऑथराइजेशन मिला है भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेंगे एचएल दत्तू जी को। ठीक है, एचएल दत्तू जी को, जो कि भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और ये एनएचआरसी का जो कार्यकाल था इनका, एचएल दत्तू जी का, ये 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो चुका था। तो अब प्रफुल्ल चंद्र पंत जी बन चुके हैं नए एक्टिंग चेयरपर्सन एनएचआरसी के। ठीक है, ये रिप्लेस किया है इन्होंने एचएल दत्तू को। इसके अलावा बीपी कानूनगो, ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर थे, जो कि इन्होंने रिजिग्नेशन दिया था अपने पद से। और इनके बाद टी रविशंकर जो हैं, ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चौथे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं विमधर प्रधान और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ बार्कलेस अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22? वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में बार्कलेस का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में लंदन बेस्ड एक फर्म है बार्कलेस, उन्होंने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को अपना अनुमान दिया है कि वित्तीय वर्ष में भारत की जो जीडीपी है इसमें 10% की ग्रोथ देखी जाएगी। इसका राइट आंसर है ए। तो पहले इन्होंने अनुमान दिया था कि 11% की वृद्धि देखी जाएगी वित्तीय वर्ष 2022 में, लेकिन पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने रिवाइज़ किया है अपना एस्टिमेशन को और अब 10% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 7.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम दैट वाज क्रिएटेड रिसेंटली? हाल ही में बनाए गए यूरेनियम के सबसे हल्के रूप का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में चाइना की लैब में बना है यूरेनियम का एक सबसे हल्का रूप, ठीक है, लाइटेस्ट फॉर्म, जिसका नाम है यूरेनियम 214, यूरेनियम 214 नाम है। कहाँ पे बनाया गया है ये? चाइना में एक हैवी एंड रिसर्च फैसिलिटी है, ठीक है, लंजाओ में, चाइना के लंजाओ में ये लैब है, यहीं पे क्रिएट किया गया है। तो साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूरेनियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, सिंबल होता है कैपिटल यू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इसकी 5F361 7S2। ये सब आपके साइंस के क्वेश्चन में काम आएंगे। नेम है यूरेनियम, एटॉमिक वेट है 238.029। और एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ का होता है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये ऑर्थोहोम्बिक होता है और इसका फिजिकल स्टेट जो है ये सॉलिड होता है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये जो ब्लू कलर है ये दिखा रहा है कि ये एक एक्टिनाइड एलिमेंट है। तो यूरेनियम के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, साइंस में काम आएगी। और जो नया यूरेनियम बनाया गया है इसका नाम है यूरेनियम 214, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी? हाल ही में कौन सी फर्म तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में विप्रो बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी। ठीक है, पहले नंबर पे हमेशा की तरह टीसीएस रही है, दूसरे पे इन्फोसिस और तीसरे पे विप्रो आ गई है और चौथे पे है एचसीएल। ठीक है, तो विप्रो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 2.65 ट्रिलियन रुपीज़ का। उसके बाद एचसीएल आ गई है चौथे में, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.62 ट्रिलियन रुपीज़ का। टीसीएस सबसे ऊपर है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 11.51 ट्रिलियन रुपीज़ का। ठीक है, बात कर लेते हैं विप्रो की। तो यहाँ के चेयरमैन हैं ऋषद प्रेम जी और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर IOC's बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में PV सिंधु और मिशेल ली को IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट, उसके लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति की गई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, PV सिंधु भारत की शटलर हैं और मिशेल ली जो है ये कनाडा की शटलर हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का IM बैडमिंटन कैंपेन है, यहाँ की भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, दोनों ही अप्रैल 2020 से, ये भी याद रखिएगा। और ये जो कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट, ये एक्चुअली में 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम था कि एथलीट, कोच और जो भी स्पोर्ट ऑफिशियल हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाना कि स्पोर्ट में जो मैनिपुलेशन का काम चल रहा है, कंपटीशन को मैनिपुलेशन का काम होता है, उसको हटाया जा सके, उसको दूर रखा जाए स्पोर्ट से मैनिपुलेशन को। इस कारण से इसे शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है थॉमस बैक और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस में।
नेक्स्ट अपडेट है, हु हैज़ वॉन द 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ऑफ मोटो जीपी। हाल ही में मोटो जीपी का 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है। तो अभी हाल ही में मोटो जीपी जो बाइक रेसिंग होती है आपने देखा होगा, उसका भी वर्ल्ड टूर होता है F1 की तरह। तो इसमें ये इस साल की चौथी रेस थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो अभी हाल ही में संपन्न हुई है और इसमें पहले स्थान पर रहे जैक मिलर। ठीक है, जैक मिलर ये डुकाती के लिए रेस करते हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं फ्रांसिस्को बैगनाया। तीसरे पर रहे हैं फ्रैंको मॉर्बिडेली। ठीक है, ये टॉप 3 पोजीशन रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी रेसेस हुई हैं इस साल, तो इस साल कतर जीपी हुई, इसमें सबसे आगे रहे मैवरिक विनालेस। इसके बाद ग्रैंड प्रिक्स ऑफ दोहा हुई, इसे जीता फैबियो क्वार्टारारो ने। इन्होंने ही पुर्तगीज जीपी भी जीती। और इसके बाद अभी हाल ही में हुई स्पेनिश जीपी, जिसे जीता है जैक मिलर ने। ठीक है, ये है कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और डुकाती के लिए ये रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021। हाल ही में पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 में एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जो पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स आप देख रहे हैं, ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है 2021 का संस्करण, जिसमें सिंगल्स का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। ओके, ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी, इन्होंने सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके प्राइज़ मनी की। तो इसका प्राइज़ मनी है $565,530 ठीक है, और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, तो ये स्टटगार्ट जो है जर्मनी में, वहाँ के एक एरिना में हुआ था। और ये जो टूर्नामेंट है ये इंडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इस साल ये 43वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ट्रांसलेटेड द बुक अनदर डजन स्टोरीज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। अनदर डजन स्टोरीज नामक पुस्तक का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो एक बंगाली पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, जिसे बंगाली में लिखा था सत्यजीत रे जी ने, और हाल ही में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका अनुवाद किया है इंद्रानी मजूमदार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रानी मजूमदार। ठीक है, तो इस बुक को रिलीज़ किया गया है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसको रिलीज़ किया गया है 2 मई 2021 को। 2 मई 2021 को जो सत्यजीत रे थे, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी के उपलक्ष्य में इसे रिलीज़ किया गया है। तो आपको याद रखना है कि बुक लिखी गई थी बंगाली में सत्यजीत रे के द्वारा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इंद्रानी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, तो ये बच्चों की पुस्तक है जिसमें 12 मैजिकल स्टोरीज कवर की गई हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आपको बताना है कि 2021 का जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ वॉन द बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। 2021 का जो बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट हुआ था टेनिस का, इसे किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने जीता था 2021 का बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।